हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बीपीएससी घटना चक्र 2026 का पूर्वावलोकन। उसमें आज हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। इसके पहले जो है बीपीएससी का घटना चक्र का प्राचीन भारत और आधुनिक भारत हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में बना चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जिनको भी टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए वो एसपीडी, ये मेरा एसपीडी करंट अफेयर, ठीक है। जीके जीएस डालिएगा, जीके जीएस। तो एसपीडी करंट अफेयर्स जीके जीएस टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप उस पर जाकर पीडीएफ वहाँ पर लोड किया गया है, आप वहाँ पर से पीडीएफ देकर लोड कर लीजिए और आप रिवीजन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार स्पेशल में बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो राइट आंसर आपका ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं आगे। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट का पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण के लिए विशेषज्ञों के दल ने रोहतास जिले का दौरा किया। यानी कि जुलाई 2019 में जो है बिहार का महापाषाणिक स्थल जो था वहाँ, यानी कि मेगालिथिक साइट का पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण के लिए विशेषज्ञों के दल ने रोहतास जिले का दौरा किया था, रोहतास जिले का, ठीक है। और यह तब कि नवंबर 2018 में सोन घाटी सभ्यता के शोधकर्ताओं श्याम सुंदर तिवारी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने रोहतास जिले के अंतर्गत रोहतासगढ़ से 5 बृहद पाषाणिक स्थलों की खोज की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को सही माना है, जो कि क्या है कि त्रुटिपूर्ण है। विकल्प बी को माना है जो गलत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो राइट आंसर आपका सी है, नौपाषाणिक संस्कृति। चलिए देखते हैं आगे। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल से नौपाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई है। इस पुरास्थल का उत्खनन विभिन्न सर्वे में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय के द्वारा किया गया है। यहाँ मानवीय अधिवास के साक्ष्य नवपाषाण काल से दृष्टिगोचर होता है। भारत के किसी नदी घाटी में खोजी जाने वाली यह प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग राइट आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चीनी यात्री सिंह जो था 671 से 695 ईस्वी, जब 37 वर्ष का आयु था, अपने कुछ बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से भारत का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो राइट आंसर सी, बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला महाबिहार को तहस नहस कर दिया। इसने जो है ना 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य जो है बिहार को विजित किया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला महाबिहार को क्या किया? तहस नहस कर दिया। अतः बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था ए मुसलमान। नालंदा विश्व नालंदा विश्वविद्यालय या बिहार का विध्वंस किया था, तो राइट आंसर ए, बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर बी, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो बी, तबकाते नासरी से, तबकाते नासरी से। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में वर्णन किया है।
यानी कि प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार था कौन? मिनहाजुद्दीन सिराज था। तो इसने जो अपनी पुस्तक तबकात नासरी में क्या किया है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में वर्णन किया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। राइट आंसर डी, नालंदा में। राइट आंसर डी, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम चक शासक यूसुफ शाह चक थे, यानी कि कश्मीर के अंतिम मुस्लिम चक शासक कौन थे? तो यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। जिन्हें जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में, यानी कि निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें नालंदा बिहार में दफनाया गया है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ए, व्यापार केंद्र के रूप में। 2, विद्या केंद्र के रूप में। 3, प्रशासनिक केंद्र के रूप में। या डी, धार्मिक कर्म के रूप में। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। तो राइट आंसर आपका सी है, 2, 3, 4, यानी 2, 3 और 4। विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध विहारों अथवा मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाए गए उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह के लिए जाना जाता था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? सी, फिरदौसी से है। सरफुद्दीन अहमद का जन्म 1263 ईस्वी में मनेर शरीफ पटना में हुआ था और मृत्यु 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसिया सिलसिला के सूफी संत थे। इन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन है? तो मकतूबात ए सदी है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो ए, शेरशाह ने। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना मगध के सम्राट अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो राइट आंसर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। उनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? राइट आंसर सी, 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला सेंट्रल डिवीजन में, जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का हिस्सा शामिल था। दूसरा ढाका डिवीजन, जिसमें जो है पूर्वी एवं दक्षिणी बंगाल शामिल थे। तीसरा बिहार डिवीजन और चौथा उड़ीसा डिवीजन। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर डी, 1733 में। बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में मार डाला। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? राइट आंसर डी,
1759 में। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया और उसी वर्ष उसने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया तथा अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। शाह आलम द्वितीय ने पटना के समीप स्थित गुलजार बाग की अंग्रेज फैक्ट्री में अंग्रेजों के नियंत्रण में उसका राज्याभिषेक 1761 में किया। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। और इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था तो सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। यही व्यवस्था 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दी गई, जिसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की निश्चित राशि तय करना था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था तो डी वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। उसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह इस्लामिक सुधार आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। इस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना का मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। तो राइट आंसर ए रॉबर्ट मोंटगोमरी। वहाबी आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस कार्रवाई प्रारंभ करके उनके विरुद्ध न्यायिक अभियोजन को तेज कर दिया। इन मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सरकार को कई ब्रिटिश विरोधी कुशल संचालन केंद्रों का पता चला। इसी दौरान पंजाब के न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मोंटगोमरी ने रिपोर्ट दी कि पटना और थानेसर के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। बिहार की चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो भी 1798 ईस्वी में। किसी भी प्रमाणित स्रोत में बिहार में चौरी विद्रोह का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह यानी चुआर रिवोल्ट पूछना चाहता है। चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में 1767 से 1802 ईस्वी में तक चला था। हालांकि यह विद्रोह 1798 से 99 ईस्वी में अपनी चरम अवस्था पर था। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो आपका इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1831 से 32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था और आपका संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। अब मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 तक हुआ था। तो इसमें आंसर कोई नहीं है, तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटानागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है, यानी कि जो भी विकल्प दिया गया है वो किसी भी विद्रोह का सही समय है ही नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 32 था, संथाल विद्रोह 1855 से 56 था, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो सी मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगंडी गांव वर्तमान समय में झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिगों पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो का नेतृत्व में एक सेना भेजी गई
जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉर्ड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो सी 1855 से 56 में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो डी 1855 से 56 ईस्वी में। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ए सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपके भी सिद्धू और कान्हू। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तभी भागलपुर राजमहल। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक सिविलाइज्ड पीपुल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को देखू कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू चांद कान्हू भैरव नामक 4 भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बी आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म जो 1875 ईस्वी में उलिहाती गांव में हुआ था। उनका जन्म जो है 1875 ईस्वी में उलिहाती गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। इस दौरान जो है 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया। इस दौरान 3 फरवरी को जो है 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया तथा जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तभी बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ए बिरसा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तभी रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो सी रांची में। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो सी बिरसा मुंडा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो सी 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो भी गया मुंडा को। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए बिरसा मुंडा आसपास के गांवों से आदिवासी युवकों को एकत्र कर उन्हें सशस्त्र संघर्ष के लिए ट्रेनिंग दी। बिरसा द्वारा अपनी एकत्रित सेना बिरसा दल के कुशल संचालन के लिए गया मुंडा को बिरसा दल का मंत्री और सेनापति कमांडर इन चीफ बनाया गया। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो डी इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तब बी आपका बी राइट आंसर है रोहिणी
पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में पांचवी इरेगुलर कैवेलरी, पांचवी अस्थायी घुड़सवार सेना की एक कंपनी का मुख्यालय था। 12 जून 1857 को पहल इसी टुकड़ी ने खुला विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। वारिस अली की गिरफ्तारी 23 जून 1857 के पश्चात जुलाई 1857 के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर में तथा जुलाई 1857 के अंतिम सप्ताह में कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो डी, अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की अयोग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत में लगभग 100 वर्षों में अधिकांश भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर ए सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, ये सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों के धान एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। ये ऐसे जमींदार थे जो अंग्रेजों की मदद किए थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। बिहार के खासकर दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार शामिल थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सी, कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा, भोजपुर जिला से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता, सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना गया है। उन्होंने तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट के और अपनी सरकार स्थापित की। शाहाबाद में वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कानपुर की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान वे अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। यानी कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी वीरगति हुई। हालांकि कुछ स्रोतों में कुंवर सिंह के देहांत की तिथि 9 मई 1858 को दी गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ए, आरा में। जगदीशपुर के राजा थे, तो डी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ए, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो आपका सी, बिहार में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो भी कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सी, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आपका इसमें जो है कोई भी सही नहीं है। उनका हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, याद रखिएगा। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। कुंवर सिंह राजा थे, तो सी, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ए, 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह लगभग 1000 पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा
को समर्पित कर दिया। इन्होंने जो अपने जख्मी जो बाह को जो है अपनी तलवार से काटकर गंगा को समर्पित कर दिए थे। और 22 अप्रैल 1858 को 1000 पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर में पहुंच गए। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो सी कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। यानी कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना हो गया, आरा हो गया, शाहाबाद में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 में जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली तब वो लगभग 80 वर्ष के थे। 80 वर्ष के। इस दिए गए प्रश्न में जिलों का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो डी जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह का पटना डिवीजन कमिश्नर विलियम टेलर 1855 से 57 ईस्वी और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो राइट आंसर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो सी कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रहा। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया। $1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? राइट आंसर आपका क्या है? तो बी है, यानी कि मुंगेर। निम्नलिखित कुटुंब में से अपना उत्तर चुने। तो राइट आंसर आपका बी है, केवल 5 यानी मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान आरा वर्तमान भोजपुर जिले का मुख्यालय, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा वर्तमान भोजपुर जिले का मुख्यालय, दानापुर, पटना तथा मुजफ्फरपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोही का नेतृत्व किया था। पटना में जो है पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम बना दिया गया था। राइट आंसर ए 1885। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों का विद्रोह था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के केवल कुछ हिस्से में लागू बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया। यानी कि ये जो है बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में के केवल कुछ हिस्सों में जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो सी 1885 में। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। तो सी बेट बेगारों पर। वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के
खुटकट्टी अधिकारियों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम प्रथा पर रोक लगाई। यानी कि वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने जो है आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारियों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम प्रथा पर रोक लगाई। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1908 में। वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। चौथी, बिहार में वर्ष 1904 में देवघर के गोल्डन लीग सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। मुंगेर में आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और उसका समर्थन किया। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवघर में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में किया गया था। इसका मुख्यालय पटना में था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी समझकर बम फेंका, उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थी। दुर्भाग्यवश वे मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो सी, मुजफ्फरपुर में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। यानी पटना में जो है सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य यही था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो आपका सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो सी, दरभंगा के राजा ने। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन का संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये पटना में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यानी कि कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था 1912 में। यह बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रघुनाथ सिंह माधोलकर यानी कि RN माधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव DE वाचा DA खरे थे। इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो DE वाचा थे और DA खरे थे। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे तो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और मौलाना जो है मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जो कि पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। जो कि जो है पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। अतः किसी प्रश्न के विकल्प में बांकीपुर और पटना दोनों होने पर स्थान विशेष के आधार पर बांकीपुर को ही प्राथमिकता दी जाएगी या प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो डी, बांकीपुर में। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए, RN माधोलकर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डी आर एन माधवलकर। राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सी चित्तरंजन दास थे। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजा गोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस श्रीनिवास अयंगर आदि नेताओं ने परिषद के प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? तो सी गया में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ए चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए चित्तरंजन दास थे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए सी आर दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो आपका ए 1922 में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बी श्री द्वीप नारायण सिंह। श्री द्वीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्न के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जीके गोखले की विशेष उपस्थिति थी। दिए गए प्रश्न में बिहार प्रांतीय कांग्रेस के स्थान पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन होना चाहिए। बाबा ठाकुर दास ने बिहार पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वे बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकाल देते हैं। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बने। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित दरबार में स्वीकार कर लिया गया। ब्रह्मदेव प्रसाद, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम भी डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर नवीन प्रांत बिहार और उड़ीसा का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। अतः प्रांत के रूप में बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 से प्रभावी हुआ। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो डी इनमें से कोई नहीं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 22 मार्च 1922 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नामक नए प्रांत का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1922 से प्रभावी हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो बी 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बी 1912 में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बी 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो सी 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान
बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो सी 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ए भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो सी 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तभी 1936 में। इस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की तारीख होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके भी एनी बेसेंट वर्ष 1918 में 2 बार बिहार यानी पटना आए। 18 अप्रैल 1918 को होम रूल लीग की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और 25 जुलाई 1918 को होम रूलरों के विचार को जानने के उद्देश्य से इस दौरे के दौरान उन्होंने सभाएं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाया और लीग की संगठनात्मक शक्ति को मजबूत किया। चंपारण में गांधी जी को आमरण किसने दिया? तो बी राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कोलकाता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ए मुरली भरहुआ के। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरहुआ नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर नील की खेती की तिनकठिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह था बटक मियां। सी राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बंगाल के प्रबंधक W.S. डार्विन ने गांधी जी के रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। डार्विन ने अपने रसोइये बटक मियां को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था, लेकिन बटक मियां ने के आदेश का पालन नहीं किया और गांधी जी को जहरीले दूध की सच्चाई बता दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बटक मियां। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो सी 3/20। बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। वर्ष 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए। बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी या चंपारण इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिए। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 को सुरेंद्र नाथ हलदर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई। जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1918 में से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा मई 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 72 फीट प्रतिमा वर्ष 1913 में स्थापित की गई। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर दिया है अलग माना, इसलिए तो रिजल्ट बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तभी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी से जुड़ने के लिए अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, इसका आंसर नहीं दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं
बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय तब उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए को माना था, लेकिन बाद में जारी किए गए अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बिहार। गांधी जी का असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों को शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार और उड़ीसा की प्रांतीय सरकार ने शराब के स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित एवं प्रस्तावित करने के लिए ऐसे प्रसिद्ध एवं महान लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो सी जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जिले में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। इसी के साथ से बिहार स्पेशल का ये आगे अभी बहुत बहुत सा है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम SPD करंट अफेयर्स GK GS डालिएगा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF। तो आपको जो है BPSC का घटना चक्र का प्राचीन भारत और आपका मध्यकालीन भारत जो है, नहीं, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत मैंने करा दिया है। ठीक है, आधुनिक भारत तो आप प्ले लिस्ट में बन चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।